यस क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मेजरमेंट की। यूनिट फर्स्ट चल रही थी आपका, जो कि अध्याय फर्स्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मापन एवं मूल्यांकन। जो फर्स्ट अध्याय है हमारा इकाई फर्स्ट का, उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर रहे थे। सिलेबस आपका फिनिश हो गया तो हमारा रिवीजन सेशन चल रहा था, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या बात की थी, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। उसके बाद आज का हम लोग देखेंगे कि आगे हम क्या कंटिन्यू करेंगे, उसी चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने उसके अंतर्गत चीज़ें पढ़ रखी थी। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, यानी कि मेजरमेंट की क्या अवधारणा है, मापन की क्या अवधारणा है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद उसकी क्या अर्थ, क्या परिभाषाएं होती हैं, यानी कि उसकी क्या मीनिंग होती है एंड उसकी क्या डेफिनेशंस होती है। बहुत सारे अलग अलग जो विद्वान हैं उन लोगों ने अपने अनुसार मापन से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि एस स्टीवेंस ने कहा था कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि अ, मापन मापन किसी स्वीकृत नियमों के द्वारा किसी भी वस्तु को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका मापन हो जाता है। इसी तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार मापन से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि मापन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बात की थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट हम लोगों ने बात की थी लेवल्स की, यानी कि शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। बेसिकली 4 स्तर थे, उन चारों को हम लोगों ने विद एग्जांपल्स उन चारों को डिस्कस किया था कि किस तरह से कौन कौन से आपके चारों स्तर हैं, उनके नाम कौन कौन से हो जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। नामित स्तर, क्रमिक स्तर, आंतरिक स्तर और लास्ट जो है आपका अनुपातिक स्तर हो जाता है। स्तर यानी कि आपके जो शैक्षिक मापन के लेवल्स हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, स्तरों की बात कर रहे हैं। तो इतना हम लोगों ने रिवाइज किया था। आज हम लोग उसी के आगे का रिवाइज करेंगे कि बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो उसके आगे का देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद मापन में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है शैक्षिक मापन के चर। चर यानी कि वेरिएबल्स, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। और बेसिकली ये क्या होते हैं उनके उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इसके प्रकारों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के चर होते हैं और उसमें भी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से बात करेंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग मापन की बात करें, यहाँ पे मेजरमेंट की जब भी बात करते हैं तो मापन के द्वारा क्या होता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के जो भी विभिन्न समूह बनते हैं उनके गुण तथा विशेषताओं का पता चलता है। इसी गुण को क्या कहते हैं कि हम चर या वेरिएबल्स इसको कह सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम उदाहरण के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी समूह के सदस्यों को अगर हम देखेंगे तो वो भार, बुद्धि, लंबाई या इस तरीके से आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह ये सारी चीज़ों में ये आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जी अभी जो भी टर्म्स हम लोगों ने यूज़ किए, लंबाई, भार या आर्थिक स्थिति हम कह सकते हैं, या तो यही सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी चर हो जाती हैं, यानी कि जो गुण हो जाते हैं जिनके बेसिस पे ये डिफरेंसेस हैं तो वो हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि चरों के कितने प्रकार होते हैं या चरों के भी प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके दो प्रकार होते हैं बेसिकली। सबसे फर्स्ट आता है आपका गुणात्मक चर और दूसरा जो होता है वो आता है मात्रात्मक चर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। गुणा गुणात्मक चर वो चर होते हैं जो गुणों के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं। इसके आधार पर या फिर हम कह सकते हैं ऑन दिस बेसिस पे, इस तरीके से क्या होता है कि जो समूह के सदस्य होते हैं वो बहुत सारी किसी श्रेणी या उपवर्गों में विभाजित होते हैं। अब चूंकि गुणात्मक हम चर की बात कर रहे हैं और हमने पढ़ा कि किसको गुणात्मक चर कहते हैं, या अभी हम लोगों ने बात की उसके बारे में, उसको किस तरीके से हम विद एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल किस तरीके से आ जाएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं लिंग भेद के आधार पर, स्त्री पुरुष दो भागों में विभाजित होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, लिंग भेद जो है। उसी तरीके से अध्ययन या अध्यापन का जो शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक इस तरीके से जो भी अध्ययन विषयों के आधार पर क्या होता है कि विद्यार्थी डिवाइडेड होते हैं कि आपका विज्ञान है, कला है या वाणिज्य है या जिस भी तरीके से चिकित्सा विभाग है या कोई भी क्षेत्र हो सकता है, तो इस तरीके से चीज़ें विभाजित होती हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं नागरिकता की या इस तरीके से
अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हो जाएंगी कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या उसके अलावा भी अगर कोई इस तरीके से चीज़ें हैं। तो अभी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने बात की, चाहे वो बेसिस हो, हम लोगों ने बात की किसी, सॉरी क्लास, अभी हम लोग बात कर रहे थे गुणात्मक चर की, जिसका उदाहरण अभी हम लोगों ने बात की। अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आपका लिंग भेद हो गया, अध्ययन वर्ग जो विषय हो जाते हैं वो हो गया, धर्म हो गया, या लिंग भेद हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, गुणात्मकता को दर्शाती हैं कि इसके बेसिस पे ये सदस्यों को इस तरीके से को डिवीजन हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है आपका मात्रात्मक चर। अभी हम लोग ने बात की, हम लोग बात कर रहे थे चरों की, यानी कि वेरिएबल्स की बात करें, तो सबसे फर्स्ट था आपका गुणात्मक चर, उसके बाद आता है आपका मात्रात्मक चर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मात्रात्मक चर वो चर होते हैं जो गुण की मात्रा को अभिव्यक्त करते हैं, और उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अ, इसके समूह के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न मात्रा में मान ज्ञान, मतलब इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, या इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, किसी अगर हम लोग बात करते हैं, विद्यार्थियों के किसी समूह के लिए प्राप्तांक, स्कूल के किसी समूह के लिए संख्या, व्यक्तियों के विद्यार्थियों के किसी समूह के लिए परीक्षा। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसी भी समूह हम कह सकते हैं, या किसी भी स्कूली समूह जो विद्यार्थी होते हैं, उनके जो प्राप्तांक प्राप्तांक हो जाते हैं आपके, प्राप्तांक यानी कि जो भी नंबर्स हो जाते हैं, या किसी भी समूह, विद्यार्थी समूह की अगर हम लोग संख्या की बात करें, या इसके अलावा व्यक्तियों का अगर समूह है तो उसकी जो मासिक आय हो जाएगी। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, अभी हम लोगों ने बात की कि जो प्राप्तांक यानी कि जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, जो भी अंक हैं, संख्या जो हो जाती है आपकी, या मासिक आय की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जो भी मंथली इनकम हो जाती है, तो ये सारी कुछ चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके मात्रात्मक चर के, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गुणों की मात्रा को भी व्यक्त करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके मात्रात्मक चर के। मात्रात्मक चर जो होते हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मात्रात्मक चर है उनको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट इसमें आता है आपका सतत चर, और दूसरा है आपका असतत चर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पहला हमारा है सतत चर, दूसरा है असतत चर। अब इन दोनों को देखेंगे किस तरह से क्या है विथ एग्जाम्पल कि किन को सतत या किन को असतत चर कहा जाता है। तो जब सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सतत चर की, तो सतत चर वे चर होते हैं जिनमें क्या होता है कि दो मानों अ, दो जो दो मान होंगे, तो उनके बीच के जो मान हैं उनको धारण करना संभव होता है। इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे लंबाई है या वेट है, किसी भी व्यक्ति का कोई हाइट कितनी है या वेट कितना है, तो उसके द्वारा हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का हम एग्जाम्पल लें तो उसका वेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस कि 60 भी हो सकता है, 60.5 भी हो सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स में भी हम इस चीज़ को बता सकते हैं। या अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हम कह सकते हैं जो लंबाई है और जो हमारा भार है, ये दोनों ही क्या हो जाता है, सतत चर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्योंकि ये किस तरीके से क्या चीज़ों को व्यक्त करते हैं कि इनको हम क्या कह सकते हैं, दोनों के मान के बीच में जो उसको हम पॉइंट में भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है सतत चर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक के बीच में हम कोई भी मान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पॉइंट्स वगैरह में इस तरीके से अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझा। उसके बाद जो हमारा आता है जो दूसरा टाइप है, यानी कि हम मात्रात्मक चर की बात कर रहे हैं जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट हो गया आपका सतत चर, दूसरा हो जाता है आपका असतत चर। असतत चर को खंडित चर भी कहा जाता है। ये वे चर होते हैं जिनमें दो, जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने सतत चर की बात की, तो उन दोनों में मानकों का क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके था इसमें जैसे अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं कि इसमें दो मानकों के बीच का जो मान है वो हम
धारण करना संभव नहीं होता है। इसको हम किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर परिवार है, परिवार में लोगों या बच्चों की जो संख्या होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती कि 3.4 या बच्चों की जो संख्या होगी या हमारे परिवार में सदस्यों की जो संख्या होगी या 3.4 है या कोई छोटा है या बड़ा है, तो इस तरीके से पॉइंट्स में नहीं हो सकती। जो परिवार के सदस्य हैं उनकी संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे कोई किताब है उसमें जितने भी पृष्ठ होंगे वो कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके। इसी तरीके से अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में कितने कमरे हैं या इस तरीके से कितने रूम हैं, तो वो पूरा है वो पॉइंट्स में नहीं हो जाएंगे आपके, बल्कि उनको क्या होगा कि वो हम पूर्णांक में ही उनको ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में सदस्यों की संख्या या बच्चों की जो संख्या है वो पुस्तक में पृष्ठों की जो संख्या है और विद्यालय में कमरों की जो संख्या है वो आपका असतत चर के उदाहरण हो जाते हैं, इन्हीं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है आपकी। अभी हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स यानी कि चरों की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी में हम लोग बात कर रहे थे चरों की। तो चर दो प्रकार के होते हैं आपके बेसिकली। फर्स्ट हो जाता है आपका गुणात्मक, दूसरा हो जाता है आपका मात्रात्मक। मात्रात्मक भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, सतत चर एवं असतत चर। उसके इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्वों की हम लोग बात करेंगे। उसको कुछ पॉइंट में किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आपका गुणों की व्याख्या। दूसरा आएगा यहाँ पे गुण की कार्यकाली परिभाषा। थर्ड इसमें जो आएगा तत्व हो जाता है आपका कि गुणों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करना। तो इन तीन पॉइंट में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो एक एक बारी बारी से हम तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें। सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं गुणों की व्याख्या की, तो बात करेंगे गुणों की व्याख्या की यानी कि इंटरप्रिटेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम बात करेंगे गुणों की व्याख्या की। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि किस गुण या व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो उसके किस गुण का मापन करना है, ये निर्धारण यानी कि ये डिसाइड करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि उस गुण को किस तरीके से स्पष्ट यानी कि उसकी व्याख्या की जाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने से क्या चीज़ें हो जाती हैं कि आपका इससे मापन का जो कार्य होता है वो सरल, सुगम और स्पष्ट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें लंबाई की, भार की, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं जिसको व्यक्त बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त करने की ज़रूरत नहीं होती। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लंबाई या भार की अगर हम लोग बात करें तो वो सभी के लिए उसकी व्याख्या एक समान होती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हो जाती हैं जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इस तरीके से ये सारे कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि गुणों के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की अभी हम लोगों ने बात की कि अगर हम लोग भार की या लंबाई की बात करें तो उसकी व्याख्या सभी के लिए एक समान होती है। परंतु यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं शैक्षिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक की, तो इसके गुणों की व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लें, अगर बुद्धि का हम एग्जाम्पल लेते हैं यानी कि इंटेलिजेंस का अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा या हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो बुद्धि का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे विद्वान जो है वो उन्होंने अपने अनुसार बुद्धि की अलग ही परिभाषाएं दी हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके जब हम बात करते हैं गुणों की व्याख्या की। उसके बाद जो हमारा आता है दूसरा, जो हमारा इसमें आता है जो पॉइंट है वो है गुण की कार्यकारी परिभाषा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है गुणों की व्याख्या, जो वो है हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपका गुण की कार्यकारी परिभाषा का कार्य शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं कि इसके लिए अब उन संक्रियाओं की मतलब उनको निश्चित किया जाता है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो मापन करता है तो वांछित गुणों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को पहचान सके। यहाँ पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गुणों की व्याख्या एवं गुण की कार्यकारी परिभाषा, ये जो दो चीज़ें हैं, जो दो पॉइंट्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं
उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि गुणों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करना, यानी कि अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने बात की गुणों की व्याख्या, दूसरा हो जाता है अपन गुण की कार्यकारी परिभाषा, सेकंड स्टेप, और थर्ड एवं जो लास्ट स्टेप होता है वो आपका हो जाता है गुणों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले जो भी स्टेप थे वो एक तैयारी के तौर पर हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेप के लिए ये दोनों जो है, जो पहले अभी हम लोग ने बात की गुणों की व्याख्या और इसकी कार्यकारी जो परिभाषा हो जाती है, इसके फर्स्ट दो स्टेप हो जाते हैं इस थर्ड के लिए। इसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं, इसमें उन संक्रियाओं को हम कह सकते हैं कि इस तरीके संक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुणों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये जो होता है, जो हम लास्ट अभी बात कर रहे हैं गुणों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करना, ये मापन का लास्ट या वास्तविक हम कह सकते हैं कि सोपान होता है, यानी कि स्टेप हम कह सकते हैं इस तरीके से। इसमें व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर्निहित वास्तविक गुणों की इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये थर्ड स्टेप अब हमारा फिनिश होता है, और हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्वों की, हम लोग जो बात कर रहे थे, जिसको हम 3 पॉइंट में अभी हम लोगों ने बात की विद एग्जांपल्स कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है शैक्षिक मापन का महत्व। यानी कि हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट की हम लोग बात करेंगे। इनको भी कुछ पॉइंट्स से हम समझेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके देखेंगे कि क्या महत्व है, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है आपका, उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन इम्पोर्टेंस की, यानी कि महत्व की हम लोग बात करें, शैक्षिक मापन का क्या महत्व है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो ये हो जाता है कि शैक्षिक मापन जो होगा, मापन जो होता है वो क्या करता है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको अध्ययन एवं जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनको बेहतर शिक्षण के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा हमारा महत्व की, जब हम लोग बात करते हैं तो जो सेकंड पॉइंट है, मापन के आधार पर पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियाँ जो भी हो जाती हैं उनमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपका, मापन के द्वारा क्या है कि उसमें विद्यार्थियों में बुद्धि, योग्यता या बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनको हम जांच सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, हम बात कर रहे हैं महत्वों की, तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ओवरऑल मापन के द्वारा छात्रों में या छात्र जो भी आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है, जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनको मापन के द्वारा, तो ये हो जाता है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मापन के द्वारा बहुत सारे जो भी शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को बहुत प्रभावशीलता से समझा जा सकता है। मापन शिक्षण में सुधार लाता है। मापन उचित शिक्षण निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, इसके द्वारा इजीली चीज़ों को हम समझ सकते हैं और निर्णय लेने में आसानी होती है। लास्ट इसमें पॉइंट आपका आ जाएगा कि किस तरीके से मापन के द्वारा हम जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनको बेहतर परामर्श या इस तरीके से जो निर्देशन की हम लोग बात कर सकते हैं कि सही से उनको डायरेक्शन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जिनके जो इसके महत्व को बताते हैं कि मापन का शैक्षिक महत्व क्या हो जाता है। अभी हम लोगों ने जितने भी पॉइंट की बात की तो ये इस तरीके से इनका महत्व हो जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी, सबसे फर्स्ट हम लोग ने स्टार्ट किया था शैक्षिक मापन की जो चरों की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि वेरिएबल्स की बात की हम लोगों ने, जो कि 2 टाइप्स के हो जाएंगे, आपके 2 भागों में डिवाइडेड हैं। पहला हो जाएगा आपका गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर भी जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका सतत चर एवं असतत चर। तो ये हो जाते हैं आपके वेरिएबल्स की बात। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो जाते हैं, जिसको हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के अंतर्गत चीज़ों को पढ़ा था कि गुणों की व्याख्या, गुण की कार्यकारी परिभाषा, और थर्ड जो हो जाता है आपका क्या है कि गुणों की इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करना।
तो सभी चीज़ों को हम लोगों ने उदाहरण के साथ हम लोगों ने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा। उसके बाद लास्ट हम लोग बात कर रहे थे शैक्षिक मापन का क्या महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे कि इसका क्या महत्व है। उसको भी बहुत सारे पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों ने चीज़ों को समझा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं।